हेलो फ्रेंड्स, शिव एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे आकाश गंगाएं एवं तारों के बारे में। इसके पिछला जो वीडियो मैंने देखा था उसमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था कि हम ब्रह्मांड किसको कहते हैं। ब्रह्मांड की डेफिनेशन में मैंने जैसे पढ़ा था कि एक सूक्ष्मतम अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर हमने ब्रह्मांड के बारे में कुछ संकल्पनाएं देखी थी, कुछ थ्योरी देखी थी, जिनमें जैसे संकल्पनाओं में कुछ लोगों ने केंद्र बिंदु में सूर्य को माना और कुछ ने केंद्र बिंदु में पृथ्वी को माना था। उसके बाद थ्योरी में मैंने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा, जिससे निष्कर्ष निकल के आया था कि एक जो सिंगुलरिटी वाला जो छोटा अणु था वो कैसे जब उसमें विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद वहाँ से जितने भी जो कंडीशंस बने थे, जिनमें मुख्य रूप से मैंने लास्ट में निहारिका और बादल बनते हुए देखे थे, जहाँ से आकाश गंगा और तारे उत्पन्न हो रहे थे, वहीं से आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से आकाश गंगा और तारों के बारे में। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एक बार जाकर अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम देखते हैं, आकाश गंगा को समझते हैं, गैलेक्सियों को समझते हैं कि हम गैलेक्सी किसको कहते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तो जो आकाश गंगा है वो तारों और निहारिकाओं का समूह होता है। निहारिकाओं का समूह होता है, यानी तारों और निहारिकाओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, सम्मिलित रूप होता है, उसी को हम आकाश गंगाएं कहते हैं। तारों की अगर बात की जाए, जिनको हम स्टार्स कहते हैं और निहारिकाओं को नेबुला कहते हैं। तो स्टार्स और नेबुला का जो सम्मिलित रूप होता है ब्रह्मांड में, उसी को हम आकाश गंगाएं कहते हैं। अब यहाँ से कुछ फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि तारों में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस को देखेंगे, अदर गैसेस को समझेंगे। तो हाइड्रोजन की मात्रा तारों में लगभग 70% होती है और हीलियम की मात्रा 28% होती है और अन्य गैसों की मात्रा 2% होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी जो आकाश गंगाएं हैं या ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, उन तारों में लगभग हीलियम और हाइड्रोजन की मात्राएं कितनी होती हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा 70% होती है प्रत्येक तारे में और हीलियम की मात्रा 28% होती है। अदर गैस की मात्रा 2% होती है। क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जा रही है तो उसका नाम है हाइड्रोजन। फिर हम आगे देखते हैं, निहारिकाओं को समझते हैं कि हम निहारिका या नेबुला किसको कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ होती हैं, एक तो गैस होते हैं और धूल के कण। गैस और धूल के कण, इनका जो समूह होता है, गैस और धूल के कण का जो समूह होता है, उसको ही निहारिका या नेबुला कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि आपकी जो आकाश गंगाएं हैं, इन आकाश गंगाओं में तारों का प्रतिशत कितना होता है और निहारिकाओं या नेबुले का कितना प्रतिशत होता है। तो बात की जाए तारों की, तो आकाश गंगाओं में 95% तारे होते हैं और निहारिकाओं की बात की जाए तो आपकी 5% निहारिकाएं या नेबुले होते हैं। अब हम आगे देखें, ये जो गैस और धूल कण का जो समूह है, इससे जो बना हुआ बादल होता है, उसको ही निहारिका और नेबुला कहा जाता है। बात करेंगे हम आगे अभी तारों की उत्पत्ति के बारे में, तारों की जन्म के बारे में, वो भी आपके निहारिकाओं से ही होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर सबसे पहले आकाश गंगा में देखा जाए तो आपकी, जैसे मैंने पढ़ा था कि पहले मिनट में कुछ कण बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। उसके लगभग 3 लाख साल बाद परमाणु की उत्पत्ति होती है। उसके 1 बिलियन वर्ष बाद आपके हाइड्रोजन और हीलियम बनते हैं और उन्हीं का जो कोलाइडेशन होता है, वहीं से हमें बादल, गैस और धूल के कणों के बादल प्राप्त होते हैं। उन्हीं बादलों से सबसे पहले निहारिकाएं बनती हैं। अब इन्हीं निहारिकाओं से तारों का जन्म होगा और निहारिकाओं और तारों का जो समूह होगा उसी को हम आकाश गंगाएं कहेंगे।
तो ये हमने समझा कुछ फैक्ट आकाश गंगाओं के बारे में। अब हम देखते हैं जो आपकी आकाश गंगा है उसके प्रकार को समझते हैं कि हमारी ब्रह्मांड में कितने प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। तो आकाश गंगाएं 3 प्रकार की हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। एक आपकी हुआ करती हैं सर्पिलाकार आकाश गंगा, एक होती है दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा, और एक होती है अनियमित आकार की आकाश गंगा। मुख्य रूप से सर्पिलाकार को स्पाइरल भी कहते हैं इंग्लिश में, स्पाइरल गैलेक्सी। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है इलिप्टिकल गैलेक्सी, और अनियमित आकार वाली जो आकाश गंगा होती है उसको कहते हैं इरेगुलर गैलेक्सी। तो आपको अगर पूछा जाए कि हमारे ब्रह्मांड में कितने प्रकार की आकाश गंगाएं हैं तो आप आंसर देंगे 3 प्रकार की हैं। एक सर्पिलाकार यानी स्पाइरल गैलेक्सी है, एक दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल गैलेक्सी है, और एक अनियमित आकार की गैलेक्सी है जो इरेगुलर गैलेक्सी कहलाती हैं। इनका प्रतिशत अगर पूछा जाए कि हमारे ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत में स्पाइरल हैं और कितने प्रतिशत में दीर्घ वृत्ताकार हैं, तो आप याद रखेंगे कि ब्रह्मांड में 80% ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो सर्पिलाकार की हैं, और आपकी 17% ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो दीर्घ वृत्ताकार की हैं, इलिप्टिकल शेप की हैं, और 3% आपकी अनियमित आकार की हैं। अब इन आकारों को समझते हैं कैसे आकार हुआ करते हैं। ये सर्पिलाकार आकार की बात की जाए तो ये जो आकार होता है, ये वाला जो आकार होता है इसको स्पाइरल या सर्पिलाकार बोलते हैं। दीर्घ वृत्ताकार की बात की जाए तो आपका ये जो आकार होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। बात करें अनियमित वाले की तो अनियमित में आपके कोई शेप नहीं होती है, ये आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, इसका कोई भी शेप नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने समझा कि आकाश गंगाएं कितनी प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। इनमें ये आपका स्पाइरल है, ये इलिप्टिकल है, और ये आपकी अनियमित आकार वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी आकाश गंगा किस प्रकार में आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी आकाश गंगा कौन है। तो आप आंसर देंगे जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, जिसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है मिल्की वे। तो कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आप इसको समझ के साथ पढ़ें। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, जहाँ पर हम लोग मानव जैसे रह रहे हैं, तो ये पृथ्वी है, वो किस आकाश गंगा में है, तो हम आंसर देंगे मंदाकिनी। अगर मंदाकिनी ऑप्शन में नहीं होगा तो इसको कहते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो ये हमारी आकाश गंगा है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी आकाश गंगा का आकार क्या है, तो हमारी आकाश गंगा का जो आकार है वो इसी सर्पिलाकार की हमारी आकाश गंगा है। तो हम यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने आकाश गंगाओं के बारे में देखा। अब हम समझते हैं बिल्कुल फिगर से कि हमारी आकाश गंगा में कैसे तारों की उत्पत्ति होती है, इसको हम देखते हैं। तो एक बार अब इसको अच्छे से देख लेंगे, इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए थे, इनको समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं तारों के जन्म के बारे में, कैसे आपकी जो स्पाइरल आकाश गंगा है उसमें कैसे तारों का जन्म होता है उसको हम समझेंगे। अब देखते हैं हम तारों का जन्म कैसे होता है। तो अभी तक मैंने आकाश गंगाओं को देखा, अब हम समझेंगे तारों को। तारों के जन्म के बारे में हम देखेंगे कि कैसे तारों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि तारा आपका कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है या किससे उत्पन्न होता है। तो आप आंसर देंगे निहारिकाओं से, जिनको हम नेबुला कहते हैं।
नेबुला कहते हैं। इससे हमारे तारों की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति अगर पूछी जाए तो निहारिकाओं से होती है, और निहारिकाओं को मैंने समझ रखा है कि निहारिकाओं में गैस और धूल के कणों का समूह होता है। इसका या हम कहें तो एक बादल होता है, और उसी बादल से तारों का जन्म होता है। कैसे होती है प्रोसेस, इसको देखते हैं। अब इसको हम फिगर के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हमारी जो आकाशगंगा है, जिसका नाम मिल्की वे या दुग्ध मेखला है, उसका जो आकार है वो इस आकार का है, जिसको स्पाइरल कहते हैं या सर्पिलाकार कहते हैं। तो इसमें अगर हम समझें तो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। तो आप आंसर देंगे 3 भुजाएं हैं। एक आपकी ये भुजा है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। तो 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं में से अगर सूर्य को पूछा जाए तो सूर्य आपका दूसरी भुजा पर स्थित है। क्या है कि आपका जो स्पाइरल वाला ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो भुजाएं हैं उसी पर आपके तारे स्थित हैं। इन भुजाओं पर ही आपके तारे स्थित हैं, ये आपको समझना है। इन भुजाओं पर ही आपके तारे स्थित हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारे कहाँ पर स्थित हैं। तो आपकी जो आकाशगंगा है, जिसका नाम है मिल्की वे, उसके भुजाओं पर ही तारे हैं। ये कंडीशन है, ये आपके तारे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी आकाशगंगाएं कितनी हैं ब्रह्मांड में, तो आपको याद रखना है कि जो आकाशगंगाएं हैं वो लगभग 100 अरब के समथिंग हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग अरबों तारे हैं। ऐसे ही अपनी जो आकाशगंगा है उसमें भी अरबों तारे हैं। उन्हीं में से एक तारा सूर्य है, जिसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं में से एक ग्रह पृथ्वी पर है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। इस कंडीशन को बहुत अच्छे से हम देखेंगे कि कैसे हमारे सूर्य की उत्पत्ति होती है और कैसे बहुत सारे जो तारे हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले अगर उत्पत्ति की कंडीशन देखें तो क्या होता है कि आपका जो निहारिका है, निहारिका से तारों की उत्पत्ति होती है। आपकी शुरुआत में जो आपका जितना भी ब्रह्मांड होता है उसमें जो बादल बने होते हैं, वो बादल में गैस और धूल के कण हुआ करते हैं। उन गैसेस में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। चूँकि हमें पता है कि विस्फोट के बाद भी बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा घनत्व और एनर्जी होती है। इस कारण क्या होता है कि ये जो बादल होते हैं, इनमें एक फोर्स काम करता है, जिसका नाम होता है अभिकेंद्री बल। केंद्र की तरफ ग्रेविटेशनल बल के कारण एक फोर्स लगता है, जिसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। और उस बल के कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन के अणु नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है इनकी, और ये केंद्र में एक क्रोड बनाते हैं। और आकार है, चूँकि ये केंद्र की तरफ ये फोर्स लग रहा है, तो ये गैसेस में ये घुमाव ऐसा हो जाता है कि जिससे ये लगभग गोल आकार प्राप्त करने लगते हैं, और इसके केंद्र में एक क्रोड बन जाता है। केंद्र का जो पार्ट होता है तारे का, उसको क्रोड बोलते हैं, उसको क्रोड कहते हैं। इसको समझना है आपको। तो ये जो क्रोड है, इसमें सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो हीलियम की होती है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ही आपके तारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। जिसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और कुछ ऊर्जा जो मुक्त करते हैं, वही ऊर्जा हमें चमक के रूप में तारों में दिखाई देती है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर भी जो चमक उत्पन्न हो रही है वो सूर्य के चमक के कारण ही उत्पन्न हो रही है। तो प्रत्येक तारे में जो ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया से हो रही है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसमें दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और जो ऊर्जा मुक्त होती है वही हमें चमक के रूप में दिखाई देती है। बात की जाए तो इसकी क्रोड में सबसे अधिक मात्रा हीलियम की होती है और सबसे कम मात्रा हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन का आपकी जो मात्रा होती है वो बाहरी साइड सबसे ज़्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये अंदर घनत्व जब इसका जो अभिकेंद्री बल लगता है तो अंदर दबाव देती है हाइड्रोजन गैस की मात्रा, तो आपकी हीलियम गैस चूँकि कम मात्रा में होती है तो ये आपकी केंद्र की तरफ होती है और बाहर की तरफ हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो हमने देखा कि ये जो तारे की उत्पत्ति हुई है, इस तारे को एक नाम दिया जाता है, इस तारे को एक नाम दिया जाता है जिसको भ्रूण स्टार कहते हैं, भ्रूण तारा कहते हैं जिसको। तो आपको समझना है भ्रूण स्टार या भ्रूण तारा हम किसको कहते हैं? जब तारा का उत्पत्ति होती है, शुरुआत में जब तारा उत्पन्न होता है तो भ्रूण तारा कहलाता है, या इसको प्रोटो स्टार भी कहते हैं, प्रोटो स्टार। अब कई तरह के तारों के नाम आएंगे, उनको हमें समझना है किस तारे को कब नाम दिया जाएगा। तो जब तारा उत्पन्न होगा तो भ्रूण स्टार या प्रोटो स्टार कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर ये जो तारा है, अभी अगर कंडीशन देखी जाए तो सबसे अधिक चमकीला होगा। तो कलर की बात की जाए तो सबसे पहले जब ज़्यादा अधिक चमकीला तारा होता है तो वो ब्लू कलर का होगा। ब्लू के बाद देखा जाए तो फिर वाइट होगा, फिर उसका कलर धीरे धीरे वाइट होगा और एक कंडीशन पर उसका कलर येलो होगा, और येलो के बाद सबसे लास्ट में रेड होगा। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि जब तारे की उत्पत्ति होती है उस समय वो तारा सबसे अधिक, चूँकि उसका टेम्परेचर होता है और सबसे अधिक चमक होती है, तो जब सबसे अधिक चमक होती है तो वो तारा नीला होता है, आपका ब्लू होता है। उसके बाद कुछ समय बाद वो वाइट होगा, वाइट के बाद फिर येलो होगा और सबसे लास्ट में वो रेड हो जाता है। जब रेड हो जाता है उस कंडीशन को हम देखते हैं। अब क्या होगा कि ये तारा, चूँकि आपका जो चक्कर लगा रही है, जो आपकी दुग्ध मेखला है जो चक्कर लगा रही है, वो आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज लगा रही है, एंटी क्लॉकवाइज लगा रही है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार का चक्कर लगाती है, तो आप आंसर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ये चक्कर लगा रही है। तो जब ये चक्कर लगाती है, चूँकि ये तारा की उत्पत्ति हो चुकी है, अब ये तारा भी धीरे धीरे आगे की साइड बढ़ेगा। जब आगे की साइड बढ़ेगा तो सपोज दैट अब आपका तारा यहाँ पर पहुँच गया है, तारा यहाँ पर पहुँच गया है और तारे में एक करोड भी होगा, और अब इस तारे का जो कलर है वो लगभग रेड हो गया है, लगभग आपका तारा लाल होने वाला है। तो रेड कलर का तारा हो गया है, तो इस घटना को रेड जायंट कहेंगे, इस घटना को रेड जायंट कहेंगे, या जिसको रक्त दानव भी कहते हैं, रक्त दानव की घटना। क्योंकि प्रत्येक तारे की ये प्रोसेस हुआ करती है कि शुरुआत में वो ब्लू आकार का होगा क्योंकि अधिक चमकीला होगा, धीरे धीरे उसमें चमक कम होती जाएगी। एक कंडीशन पर जब वो रेड हो जाता है तो वो घटना घटित होती है जिसको रेड जायंट या रक्त दानव की घटना कहते हैं। इस समय क्या होगा, इस तारे में एक विस्फोट होता है, इस तारे में एक विस्फोट होता है। क्या होता है कि ये रेड कब होता है इसको समझते हैं। क्या होता है कि एक कंडीशन पर जाकर हाइड्रोजन आपका पूरा का पूरा हीलियम में जब बदल चुका होता है, उस समय आपके तारे का कलर होता है वो लाल हो जाता है। क्योंकि एक सीमा होती है, कभी ना कभी तो आपका हाइड्रोजन पूरा का पूरा हीलियम में बदल जाएगा, और जब हीलियम में पूरा का पूरा बदल जाएगा तो क्या होगा, हीलियम वैसे आपका क्रोड में ज़्यादा था तो आपका हाइड्रोजन जितना भी बचेगा उसको भी अंदर खींच लेगा, उसको भी ये अंदर खींच लेगा, और अंदर खींच लेगा तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा है इसमें चमक नहीं रहेगी, आपके लगभग सेंटर में चमक रह जाएगी। तो उसका जो कलर दिखेगा वो रेड दिखेगा, रेड दिखेगा। तो क्या कंडीशन बनेगी कि जब ये विस्फोट होगा तो इस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपरनोवा विस्फोट की घटना कब घटित होती है, तो आप आंसर देंगे जब रक्त दानव की कंडीशन होती है तारे के साथ, या रेड जायंट की घटना घटती है, उस समय जो विस्फोट होता है उसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं, जिसको अभिनव तारा भी कहा जाता है। इस घटना को अभिनव तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब वो कंडीशन समझते हैं। क्या होता है, अब ये क्रोड वाला जो हिस्सा है, दो हिस्से आपके इसके टूट के अलग हो जाएंगे, ये क्रोड वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, और ये आपका इधर वाला जो हिस्सा बचा है जिसमें कुछ गैस और धूल के कण बचे हुए हैं,
कुछ गैस और धूल के कण बचे हुए हैं, ये भी अलग हो जाएंगे, जिनको हम अवशेष कह देंगे। ये बचे हुए पार्ट रह गए हैं जिसमें मुख्य रूप से गैस और धूल के कण हैं, धूल के कण हैं, और एक पार्ट टूटकर क्रोड वाला बन गया। अब हम देखेंगे कि ये जो क्रोड वाला पार्ट है उसको ही कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा। यहाँ से एक तारे की उत्पत्ति होगी जिसका नाम होगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि न्यूट्रॉन तारा किस घटना के बाद बनता है, तो आप आंसर देंगे सुपरनोवा विस्फोट की जब घटना होती है तो उसके बाद जो तारा उत्पन्न होता है क्रोड से, उसका नाम होता है न्यूट्रॉन तारा। अब ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है, चूँकि ये छोटे आकार का होता है, बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता है, बहुत तेज़ी से चक्कर लगाने के कारण हम कह सकते हैं ये जो तारा होता है बहुत तेज़ी से घूमने के कारण एक नाम दिया गया है इसको, जिसका नाम होता है पल्सर तारा। पल्सर तारा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हम पल्सर तारा किसको कहते हैं, तो आप आंसर देंगे कि जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसी को पल्सर तारा कहा जाता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन तारा है वो बहुत तेज़ी से अपने अक्ष पर घूमता है। बहुत तेज़ी से अपने अक्ष पर घूमने के कारण एक नाम इसको दिया जाता है जिसका नाम है पल्सर तारा। तो हमने 2 स्टेज अभी तक देखी। फर्स्ट स्टेज जो आपकी भ्रूण स्टार कहा जाता था या इसको प्रोटो स्टार कहा जाता था। उसके बाद एक अगला स्टेज देखा जब विस्फोट होने के बाद सुपरनोवा विस्फोट हुआ जिसको अभिनव तारा कहा गया, वहाँ से आपका न्यूट्रॉन तारा उत्पन्न होता है। अब आगे हम देखते हैं ये जो अवशेष आपका बचा है, जो अवशेष बता है जिसमें गैस और धूल के कण हैं, यहाँ से फिर एक तारे की उत्पत्ति होगी। इसी प्रोसेस के द्वारा फिर एक तारे की उत्पत्ति होगी जो आपका सेकंड स्टेज का तारा कहलाएगा। और जो सेकंड स्टेज का तारा है उनमें से ही आपका तारा है सूर्य, उन्हीं में से आपका तारा है सूर्य। तो हम इसमें सन को भी अब समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य आपका किस प्रकार का तारा है, तो आप आंसर देंगे सेकंड स्टेज का तारा है, क्योंकि सूर्य भी किसी दिन आपका यहाँ से ये प्रोसेस इसका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसमें ये पूरी प्रोसेस होने के बाद तब सेकंड स्टेज पे जाके जो बचे हुए गैस और धूल के कण थे, इनसे जाके फिर एक तारा बनता है जो आपका सन बनता है, और जो मिल्की वे की दूसरी भुजा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सूर्य इससे पहले की जो स्टेट है उसमें कितने वर्षों तक रहा, तो लगभग 10 बिलियन वर्षों तक। आपको याद रखना है लगभग 10 बिलियन वर्षों तक जो आपका सन है वो आपका पहली अवस्था में रहा था, पहली स्टेज में रहा था। उसके बाद जब ये सन बनता है, तारा एक जो सूर्य बनता है जिसका नाम सूर्य होता है, वो आपका सेकंड स्टेज का है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो आपकी पहली स्टेज वाले तारे हैं, जैसे आपका जो भ्रूण स्टार था, ये वाला जो तारा होता है वो सिंगल होता है, ये तारा सिंगल होता है, जबकि ये जो सेकंड स्टेज वाले तारे होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे गैस और धूल के कण हो जाते हैं। तो जो गोल आकार प्राप्त कर जाते हैं, जो बड़े आकार के हो जाते हैं, वो तो एक तारा बन जाता है। और इसके अलावा भी कुछ गैस और धूल के कण इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और बहुत सारे आकाशीय पिंड हो जाते हैं। तो अब यहाँ सूर्य अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह की एक वो बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम सौर मंडल के रूप में आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा सेकंड स्टेज में सूर्य उत्पन्न हो गया, सन हमारा जो है स्टार उत्पन्न हो गया, सन को ही मैंने मुख्य रूप से ले लिया है यहाँ पे। अब हम समझते हैं अब सूर्य से अब क्या कंडीशन बनेगी, फिर इसका विस्फोट होगा, एक कंडीशन और विस्फोट की फिर बनेगी कि जब सूर्य की स्टेज का अगर कोई, हम सूर्य भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई भी तारा भी और भी समझ सकते हैं, ये सब तारों के लिए प्रोसेस है। लेकिन मुख्य रूप से मैंने सूर्य इसलिए ले लिया कि सूर्य हमारे से संबंधित है, हम उस सौर मंडल के वासी हैं, इस कारण मैंने सूर्य को ले लिया। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, जब 2 स्टेज हो गए हैं, अब तीसरी स्टेज पर देखते हैं, ये तारे में फिर एक बार विस्फोट होगा, और ये जो विस्फोट होगा इसको हम अब सुपरनोवा नाम नहीं देंगे। तो ये जो विस्फोट होगा, कंडीशन वही है
है कि आपकी रेड जाइंट की प्रक्रिया होगी। फिर शुरुआत में ये आपका ब्लू होगा, फिर धीरे धीरे वाइट होगा, फिर येलो होगा, लास्ट में जब ये तारा आपका सन रेड होने वाला होगा तो इसमें भी विस्फोट होता है। अब इस विस्फोट को समझेंगे कि यहाँ से किस तारे की उत्पत्ति होगी। जब ये विस्फोट होगा, इसी कारण आपने देखा होगा कि हर तारे की उम्र निर्धारित है। अपने सूर्य की भी उम्र निर्धारित है, लगभग 5 बिलियन वर्ष, क्योंकि हर तारे की समाप्ति निश्चित है। ऐसे ही आपको देखना है। इस विस्फोट के बाद आपका क्या होगा कि एक क्रोड वाला एरिया निकलेगा यहाँ से, और एक में आपके गैस और धूल के कण निकलेंगे। ये क्रोड वाला एरिया निकलेगा, तो क्रेड वाला जो एरिया निकलेगा उसको कहेंगे बामन तारा। बामन तारा, जिसको हम वाइट ड्वार्फ भी कहते हैं, वाइट ड्वार्फ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब तीसरी स्टेज पर जो तारा होता है उसका विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने पर क्रोड वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर देंगे कि क्रोड वाला जो तारा होता है उसको बामन तारा या वाइट ड्वार्फ कहते हैं। और यहाँ पर जो अवशेष बचा हुआ है जिसमें गैस और धूल के कण हैं, इसको हम काला तारा भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ। तो यहाँ से भी आपके 2 प्रकार के तारे उत्पन्न होंगे। एक आपका बामन तारा उत्पन्न होगा, और जो अवशेष बचेगा उस अवशेष से भी एक तारा उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा ब्लैक ड्वार्फ। तो ये आपका तीसरी स्टेज का तारा है जिसका नाम है ब्लैक ड्वार्फ। फिर इस ब्लैक ड्वार्फ से आपका अंतिम सबसे होगा जिसका नाम होगा ब्लैक होल, जिसको कहेंगे ब्लैक होल। हिंदी में इसको कृष्ण बिबिर कहते हैं, कृष्ण बिबिर। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वाला जो पार्ट है इसको हमारी दुग्ध मेखला का वल्ज कहा जाता है, वल्ज कहा जाता है, अथवा इसको ब्लैक होल भी कहते हैं। लास्ट में जो तारा बनेगा जो आपका ब्लैक ड्वार्फ से बनता है वो तारा आपका होगा ब्लैक होल। और यहीं पर जाके जब ब्लैक होल बन जाएगा तारा, तो समझ लो वो आपका तारा बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका जो जितना भी सेंटर में, उसके सेंटर में ही पूरा प्रकाश पहुंच जाता है, तो वो प्रकाश हमें दिखाई भी नहीं देता है, और इसी कारण उसको ब्लैक होल कहा जाता है। तो हमने मुख्य रूप से एक बार देखा कि कैसे आपका सबसे पहले ब्रूड स्टार उत्पन्न होता है, उसके बाद रेड जाइंट की घटना के बाद विस्फोट होता है, तो सुपरनोवा विस्फोट उसको कहा जाता है। उसके क्रोड से आपका न्यूट्रॉन तारा निकलता है, और जो अवशेष बचता है उस अवशेष से एक तारा उत्पन्न होता है जो हमारे सूर्य जैसे तारे का निर्माण करता है। तो सूर्य भी हमारा सेकंड स्टेज का तारा है। उसके बाद फिर विस्फोट होगा कुछ दिनों बाद। तो विस्फोट के बाद अब की बार जो सूर्य से बनने वाला सेकंड स्टेज के बाद जो आपके तारे बनेंगे उसमें क्रोड से बामन तारा बनेगा जिसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं, और जो अवशेष बचेगा उस अवशेष से फिर एक तारा बनेगा जिसको काला तारा कहेंगे या ब्लैक ड्वार्फ जिसको कहते हैं। और लास्ट में इस ब्लैक ड्वार्फ से जो तारे का निर्माण होगा वो आपका होगा ब्लैक होल जिसको कृष्ण बिबिर कहते हैं। तो इस प्रोसेस का ये सबसे अंतिम तारा होता है। इसके बाद इस तारे का ये तारा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये कंडीशन है हमारे आकाशगंगा की, कैसे इसमें तारे उत्पन्न होते हैं, कैसे तारों का जन्म होता है, इन सबको हमने पढ़ा। अब एक चीज़ और देखते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं एस चंद्रशेखर, भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने 1930 में एक सीमा बताई थी जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। तो इस चंद्रशेखर सीमा में उन्होंने कुछ ये क्लियर किया है कि कब कब ये घटनाएं घटित होंगी। तो वो एक बार समझते हैं। उन्होंने मेन रूप से सूर्य को मिड में माना, यानी बिल्कुल मध्य में सूर्य को रखा और सूर्य से सबका संबंध बताया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर किसी तारे का, आपको समझना है, उन्होंने 3 कंडीशन बताई। उन्होंने मुख्य रूप से 3 कंडीशन बताई कि अगर किसी तारे का
जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है या उससे कम है, तो जो वो तारा होगा उसमें विस्फोट होगा, उसके बाद वामन तारा और काला तारा उत्पन्न होगा। यानी ये बताए कि कौन कौन सा तारा किस कंडीशन में उत्पन्न होगा। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होगा या इससे कम होगा, कम आकार का होगा, तो उसमें जब विस्फोट होगा तो यहाँ से 2 तारे आएंगे, जिनमें मुख्य रूप से वामन तारा और काला तारा, जिसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, ये उत्पन्न होंगे। अब आगे देखते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि जब कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से या सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से 3 गुना तक होगा, तब क्या कंडीशन बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर सूर्य का द्रव्यमान है, अगर इससे कोई तारा 1.44 गुना से 3 गुना तक का है अगर कोई तारा, तो उसमें जो कंडीशन पैदा होगी वो उन्होंने बताई इन्होंने न्यूट्रॉन तारे वाली, ये वाली, कि उससे जो तारा उत्पन्न होगा वो न्यूट्रॉन तारा होगा। तो बिल्कुल आपको दोनों बातें अच्छे से समझनी है। उसके बाद लास्ट बिंदु उन्होंने बताया कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान, यदि किसी तारे का आकार सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से अधिक है, 3 गुना से अधिक है, तो ये जब कंडीशन किसी तारे के साथ बनेगी तो उस प्रकार का जो तारा होगा वो ब्लैक होल वाला तारा उत्पन्न करेगा। तो मुख्य रूप से ये जो तारे उत्पन्न हो रहे थे, जैसे न्यूट्रॉन तारा बन रहा था, वामन तारा और काला तारा बन रहे थे, ऐसे ही आपका ब्लैक होल बन रहा था। तो इसके लिए एक सीमा निश्चित की गई है जो एस चंद्रशेखर के द्वारा 1930 ईस्वी में की गई थी, जिसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना गया। और इसमें उन्होंने कहा कि जो सूर्य है उसके द्रव्यमान को उन्होंने देखा कि जो सूर्य का द्रव्यमान है उस द्रव्यमान से अगर अधिक वाले या उस द्रव्यमान के 1.44 गुना वाले जो तारे होंगे या उससे कम वाले तारे होंगे, वहाँ से आपके व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ प्राप्त होंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर बताया कि जो सूर्य द्रव्यमान है, अगर किसी तारे का मान सूर्य द्रव्यमान का 1.44 गुना से 3 गुना तक होगा तो वहाँ से न्यूट्रॉन तारा उत्पन्न होगा। और लास्ट में बताया कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान का 3 गुना से अधिक होगा तो उस प्रकार का तारा होगा वो ब्लैक होल प्रदर्शित करेगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो तारे हैं, जितना उसका आकार बड़ा होता चला जा रहा है, तो बड़ा आकार होने के कारण वो ब्लैक होल की कंडीशन में जाता दिख रहा है। तो जो बड़े आकार का तारा होगा उसकी अगर चमक की भी बात करें या उम्र की भी बात करें, तो जितने भी बड़े आकार के तारे होंगे उनकी उम्र सबसे कम होती है, और जो आपके सूर्य से छोटे जो तारे हैं या छोटे जो तारे होते हैं आकार में, उनकी उम्र सबसे अधिक होती है। ये भी हमें यहाँ से देखने को मिला। तो हमने आज मुख्य रूप से आकाशगंगाओं और जो तारे हैं उनके जन्म के बारे में देखा, और कुछ भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है। अगर ये पूछा जाए कि हमारे मिल्की वे में, दुग्ध मेखला में सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आप आंसर देंगे एक तारा लगभग इस कंडीशन में है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो आप आंसर देंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सूर्य के दूसरे नंबर पर सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आप आंसर देंगे डॉग स्टार। ये दूसरे नंबर पर सबसे नज़दीक सूर्य का तारा है, जो आपका सबसे चमकीला तारा भी है। और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पूछेगा कि हमारी जो मिल्की वे है जिसको दुग्ध मेखला कहते हैं, उसका व्यास कितना होता है, तो आप आंसर देंगे 1 लाख प्रकाश वर्ष।
1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास है हमारी जो मिल्की वे है उसका। इसमें सूर्य की पूछी जाए कंडीशन कि सूर्य किस भुजा पर स्थित है, तो आप आंसर देंगे दूसरी भुजा पर स्थित है। कुल भुजाएं कितनी हैं, तो कुल भुजाओं की संख्या 3 है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है इसकी पड़ोसी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो इसके ही पड़ोस में एक आकाशगंगा है, तो हम क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी पड़ोसी आकाशगंगा, तो आप आंसर देंगे देवयानी। देवयानी जो आकाशगंगा है वो इसकी सबसे पड़ोसी आकाशगंगा है, जिसको एंड्रोमेडा भी कहते हैं। एंड्रोमेडा इसका नाम है। और पूछेगा कि ये कितनी दूर है, तो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर। तो मिल्की वे से 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक पड़ोसी आकाशगंगा है जिसका नाम है देवयानी, या जिसको एंड्रोमेडा भी कहते हैं। तो हमने बहुत सारे यहाँ क्वेश्चनों को देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसको अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।